नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 19 आपकी आवाज़। हमारे समाज में हमारे आसपास रोजाना जुर्म की कई सारी घटनाएं होती हैं। इनमें से कुछ ऐसे संगीन मामले होते हैं जिन्हें दशकों तक भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा ही एक मामला था बिहार की राजधानी पटना का शिल्पी गौतम मर्डर केस या कहें सुसाइड। इस घटना को 23 साल पहले अंजाम दिया गया था। ये वारदात इतनी उलझी हुई थी कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे सुसाइड कहकर केस बंद कर दिया। ये उस समय का सबसे हाई प्रोफाइल केस था जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी थी। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के परिवार से इस घटना के तार जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की कुर्सी भी हिल गई थी। आपको ये कहानी हम पूरी विस्तार से सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपसे फिर से निवेदन कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट्स मिलते रहें। बात 1999 की है। पटना की रहने वाली शिल्पी जैन बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश थी। वह मिस पटना भी थी। रोजाना की तरह रिक्शे से इंस्टीट्यूट जा रही थी। तभी गौतम का दोस्त जो कार से आ रहा था उसे कार में बिठाने के लिए बोलता है। क्योंकि वह उसे पहले से जानती थी, वह गौतम का दोस्त है, इसलिए वह उसकी कार में बैठ जाती है। अब दोनों कार में जा रहे होते हैं। तभी वह जो गौतम का दोस्त था पटना के बाहरी इलाके से होते हुए कार को ले जा रहा होता है। तो शिल्पी पूछती है कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। उसने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, जहां हम जा रहे हैं वहां गौतम भी मौजूद है। यह सुनकर शिल्पी शांत हो जाती है और वो उसे वाल्मीकि गेस्ट हाउस ले जाता है। वहां से गौतम को यह खबर मिलती है कि शिल्पी वाल्मीकि गेस्ट हाउस में है। गौतम जानता था कि वाल्मीकि गेस्ट हाउस अय्याशी के अड्डे के लिए पहचाना जाता है और वहां कई तरह के गलत काम होते हैं, इसलिए वह आनंद फानन में वाल्मीकि गेस्ट हाउस पहुंचता है और वहां अंदर का नजारा देखकर वह सन्न रह जाता है। वहां एक कमरे में मौजूद शिल्पी के कुछ लोग इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं। शिल्पी और गौतम दोनों विरोध करते हैं। गौतम शिल्पी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बताया जाता है कि पहले शिल्पी के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उसके बाद दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। अब शिल्पी देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने शिल्पी के दोस्तों को और जानने वालों को फोन लगाया, लेकिन शिल्पी के बारे में कोई खबर नहीं मिली। लिहाजा उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर शिल्पी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। 3 जुलाई 1999 समय रात के 9 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि गांधी मैदान इलाके में एक कार के अंदर 2 डेड बॉडी हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है उसके अंदर एक युवती और एक युवक की डेड बॉडी है। कार का दरवाजा खोला जाता है तो दोनों अर्धनग्न अवस्था में पाए जाते हैं। लड़के ने सिर्फ पैंट पहनी हुई थी और लड़की के बदन पर सिर्फ एक टी शर्ट थी जो वो उसी लड़के की थी। लड़के की शनाख्त होती है 28 साल के गौतम सिंह के रूप में, जो एनआरआई डॉक्टर गौतम सिंह का बेटा था। उसका पूरा परिवार विदेश में रहता था और गौतम पटना में। उसे राजनीति का शौक था, इसलिए वह राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का करीबी था। और लड़की की पहचान होती है रेडीमेड कपड़ों के शोरूम कमला स्टोर के मालिक उज्जवल जैन की बेटी शिल्पी जैन के रूप में। और जिस बंगले के सामने कार खड़ी थी वो बंगला गौतम का ही था। गौतम के पिता विदेश में रहते थे और गौतम पटना में। अब सवाल यह था कि क्या यह वाकई में एक आत्महत्या थी या फिर ये दोनों किसी बड़ी साजिश के शिकार हुए थे। देर रात तक पटना पुलिस इसी की मगजमारी में लगी हुई थी और प्रारंभिक जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई तो हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से मामला तूल पकड़ता गया। मौके पर साधु यादव भी पहुंचा। पुलिस ने इसे बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के सुसाइड का मामला बताया। मामला इतना तूल पकड़ता गया कि देर रात पुलिस को पोस्टमार्टम कराना पड़ा और पुलिस गाड़ी को चलाकर पुलिस स्टेशन ले गई जिसमें फिंगरप्रिंट मिट गए। पुलिस पर न जाने कौन सा भूत सवार था कि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले ही दोनों डेड बॉडीज का क्रियाक्रम कर दिया। देर रात दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि गौतम के परिवार से उस समय कोई मौजूद नहीं था। जिस केस को पुलिस महज एक आत्महत्या का केस बता रही थी
जब उसकी रिपोर्ट आई तो पुलिस के होश फाख्ता हो गए। वह पुलिस के सभी दावों को झुठला रही थी और बता रही थी कि पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच में बताया गया कि शिल्पी जैन का बलात्कार हुआ था। उसके ऊपर 1 से ज्यादा लोगों के सीमन के निशान मिले थे और खरोंचें थी, उनके ऊपर जूतों से पीटने के भी निशान थे। सीबीआई रिपोर्ट बाहर आने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। उस समय के अखबारों में इस मामले से जुड़ी खबरें सुर्खियां बन रही थी। इस वारदात के पीछे अब सीधे सीधे साधु यादव का नाम आ रहा था। तभी पुलिस इस मामले को शुरू से ही दबाने का प्रयास कर रही थी और इसे आत्महत्या का मामला बता रही थी। विपक्षी पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। वो सदन में राबड़ी देवी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही थी। बताया जाता है कि साधु यादव के अलावा 2 और सांसदों और कुछ विधायकों का नाम भी इस घटना में आ रहा था। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे थे और पूरे राज्य में यह घटना लोगों की जुबान पर थी। मामला इतना बढ़ गया कि राबड़ी देवी सरकार को यह केस सीबीआई को ट्रांसफर करना पड़ा। सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की और राबड़ी देवी के दबंग भाई साधु यादव से ब्लड सैंपल मांगा। दरअसल सीबीआई साधु यादव का डीएनए शिल्पी जैन के डीएनए के साथ मिलान करना चाहती थी ताकि सुराग और सबूत जुटाए जा सकें, लेकिन साधु यादव ने सैंपल देने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि कई बार सीबीआई ने साधु यादव से पूछताछ की, लेकिन इस केस से जुड़ा कोई सुराग उन्हें नहीं मिला। 4 साल तक चली इस सीबीआई जांच का कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में 1 अगस्त 2003 को सीबीआई ने कोर्ट में अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने इसे आत्महत्या का मामला करार दिया। सीबीआई का कहना था कि शिल्पी और गौतम ने जहर खाकर आत्महत्या की है और शिल्पी के शरीर पर जो सीमन के निशान थे वो सीमन के निशान नहीं थे, बल्कि वो पसीने के धब्बे थे। और यह कहकर सीबीआई ने केस बंद कर दिया। सीबीआई की जांच और रिपोर्टों से शिल्पी जैन का परिवार संतुष्ट नहीं था। उसका भाई प्रशांत इस केस को रीओपन कराने के लिए भागदौड़ कर रहा था। तभी अचानक 2006 में उसे अगवा कर लिया जाता है और नाटकीय तरीके से 2 दिन बाद वह घर आ जाता है। उसके बाद प्रशांत ने किसी को कुछ नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद प्रशांत चुप हो गया और इसके बाद प्रशांत ने 2006 के बाद इस केस को किसी ने रीओपन कराने की कोशिश नहीं की। आज भी यह केस आत्महत्या के रूप में पुलिस और सीबीआई की फाइलों में दम तोड़ रहा है। यह केस अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया, जैसे क्या यह वारदात वाकई आत्महत्या थी या हत्या थी, और अगर हत्या थी तो इसके पीछे किसका हाथ था, दोषी कौन था, प्रशांत का अपहरण किसने किया, साधु यादव ने ब्लड सैंपल क्यों नहीं दिया, और साधु यादव मौका वारदात पर कैसे पहुंच गया, पुलिस को बंद गैराज में खड़ी गाड़ी की सूचना किसने दी। अगर इन सवालों का उस समय सही से जवाब तलाशा जाता तो शिल्पी और गौतम की मौत का सच सामने आ गया होता। लेकिन 2006 के बाद किसी ने इसे आगे अदालत में चैलेंज नहीं किया और 23 साल बीत जाने के बाद भी यह डेथ मिस्ट्री लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है कि आखिर गौतम और शिल्पी की मौत कैसे हुई। लेकिन अब कोई इसे जानने की कोशिश नहीं करता, अब इस पर कोई बात नहीं करता। हमारा मकसद है आपको इस तरह की कहानियां सुनाने के पीछे आपको सतर्क करना, ताकि आप सावधान रहें, खुद भी सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने परिवार को भी सतर्क रहें, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी घट सकती हैं। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।